एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स बी रेडी, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सारी की सारी पोएम है। पूरी पोएम समझा रही हूँ, इसके बाद तुम ऐसा रहेगा मैं पोएट बन के एक पोएम लिख दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में एक फायर इमोजी, अपना नाम 80 on 80 लिखो, और मैं पढ़ाती हूँ आपको सारी पोएम्स इन अ वेरी सुपर फास्ट वे, जिससे कभी भी एग्जाम हो आप इनको पढ़ के अपने अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो पहली पोएम है हमारी माई मदर एट 66। तो इसकी राइटर का नाम, पोएट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। आई एम टेकिंग अ ब्रेक, देखते हैं सही बताते हो या नहीं बताते, जल्दी बताओ सारे के सारे, ठीक है। बता दिए, चलो मैं बता देती हूँ। तो पोएट का नाम है कमला दास। इसमें उन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया, जो बहुत एजेड हो गई और जिन्हें देख के उन्हें डर लगता है कि कल को ये नहीं रही तो जो एक बच्चे के मन का डर होता है वो उनके मन में वापस आ जाता है अपनी बूढ़ी माँ को देख के, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कहती हैं ड्राइविंग फ्रॉम, मैं ड्राइव करके जा रही थी अपने पेरेंट्स के होम से कोची। कोची डायरेक्ट नहीं जा रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी पहले। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मेरी मदर मेरे बराबर में बैठी हुई थी। सिंपल इंग्लिश है, कुछ मुश्किल नहीं है इस पोएम में। तो पोएट इज ट्रैवलिंग बाय कार फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द एयरपोर्ट इन कोची। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर। नहीं, मीनिंग भी लिख दिया मैंने। डॉस, अब जब वो बैठी हुई है वो कैसी हैं? डॉस यानी कि बैठे बैठे सो गई हैं। ओपन माउथ है, उनका मुंह खुल गया है क्योंकि सांस ले रही है मुंह खोल के। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। भाई ये क्या कह दिया पोएटिस ने? उन्होंने कहा कि जब उनकी मदर बैठी हुई थी उनके बराबर में सो रही हैं, बैठे बैठे झपकी ले रही हैं, कह रही है उनका फेस जो था एशन, एशन मतलब है बहुत पेल या ग्रेइश कलर का, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। तो यहाँ उन्होंने अपनी माँ के फेस को कंपेयर करा एज अ डेड बॉडी से, क्योंकि वो रौनक फेस के ऊपर जो होती है, एक चमक होती है, वो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल डेड टाइप लग रही थी उनको वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बट वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती है क्योंकि ये डर कोई नहीं देखना चाहता, ठीक है। चलो। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। और क्या करती हैं आप उस समय गाड़ी में से, क्या ध्यान भटकाएं, तो वो गाड़ी में से बाहर देखती हैं। बाहर वो देखते हैं तो उन्हें यंग ट्रीज दिखते हैं स्प्रिंट करते हुए। स्प्रिंट मतलब होता है बहुत तेज भागते हुए। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और दिखते हैं मेरी, मेरी मतलब खुश, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्पिलिंग मतलब उछल के बाहर आ रहे थे जो अपने घरों से। तो यहाँ पे उन्होंने कंट्रास्ट दिखाया है कि बच्चे यूथ और एनर्जी दिखा रहे हैं, ट्रीज भी यंग लिखे हैं उन्होंने जो भाग रहे हैं। एज कम्पेयर टू गाड़ी के अंदर लाइफ कैसी है, जैसे उनकी मंदिर को उन्होंने देखा डेड लाइक कॉप्स, बिल्कुल इनएक्टिव, एनर्जी नहीं है कोई। और वहाँ बाहर कैसा लाइवली माहौल है, नए नए बच्चे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, वाइटलिटी, ये सब दिखाई दे रहा है। और अंदर क्या है, तो कंट्रास्ट दिखा रही है वो लाइफ और डेथ का, एक्टिवनेस का और जो है एक इनएक्टिव स्टेट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बट आफ्टर, तो अभी तो उन्होंने ध्यान भटका लिया ना अपना, बच्चों को देखने लगी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद जब उन्होंने मुड़ के फिर देखा अपनी माँ को, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड एट हर। खुद कहती है मैंने उन्हें दोबारा देखा, ठीक है। तो आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट एंड कंप्लीटिंग सिक्योरिटी फॉर्मेलिटीज द पोएट लुक्स एट हर मदर अगेन फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब थोड़ी दूरी से देखती है वो अपनी मम्मी को। वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब वो उन्हें वो कैसी दिखती है उनकी माँ? वान मतलब होता है आप कहो कलरलेस, बिल्कुल कोई वही चेहरे पे कोई चमक नहीं है। पेल बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाइफलेस सा, लाइक अ लेट विंटर का मून। अब की बार उन्होंने अपनी माँ के फेस को कंपेयर करा लेट विंटर के मून से। लेट विंटर का मून कैसा होता है, उसमें चमक नहीं होती, कोहरा आ जाता है ना आगे और बादल आ जाते हैं, तो वो इतना ब्राइट शाइन नहीं करता। सेम वो कहती है कि मेरी मम्मी की शक्ल भी, उनकी मदर की शक्ल भी वैसे ही लग रही थी। और विंटर को वैसे भी डेथ और लाइफ के लास्ट स्टेज से, बुढ़ापे से एसोसिएट करा जाता है पोएटिक लैंग्वेज में, क्योंकि लास्ट सीजन विंटर होता है ना हमारे अर्थ पे, उसके बाद दोबारा आएगा स्प्रिंग, समर, इस टाइप से। तो इसलिए जैसे विंटर में पत्ते वत्ते नहीं होते, सब कुछ झड़ जाता है, वैसे ही वो कह रही है कि उनके माँ का फेस भी लेट विंटर के मून की तरह लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। तो अब उनकी शक्ल देख के उनको एक ओल्ड फेमिलियर, ओल्ड मतलब पुराना, फेमिलियर मतलब जाना बचाना, एक मतलब दर्द याद आता है। जैसे हेड एक होता है, स्टमक एक होता है, तो उन्हें एक दर्द याद आता है। उनके चाइल्डहुड का फियर, बचपन का डर। कौन सा डर? कि माँ से दूर ना हो जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। बट उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक होप दिखाई, कहा अच्छा दोबारा मिलूंगी। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल, स्माइल, स्माइल। और वो हंसती रही, हंसती रही, हंसती रही। हंसी के पीछे वो अपना पेन जो है वो छुपा रही थी कि उनकी मदर को समझना है कि वो डर रही हैं कि पता नहीं वो इतनी बूढ़ी होगी, दोबारा मिले या ना मिले, ठीक है। विद दिस ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। चाइल्डहुड फियर समझ गए, जैसे बच्चों को बचपन में भी होता है स्कूल नहीं जाना या कहीं भी नहीं जाना, मम्मी के साथ ही रहना है, तो अब उन्हें वो डर आ जाता है कि अगर ये नहीं रही तो मैं क्या करूंगी टाइप से, ठीक है। तो विद दिस ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। इस पोएम की थीम है एजिंग एंड मॉर्टिलिटी, ठीक है, फियर ऑफ सेपरेशन एंड लॉस, मदर डॉटर का बॉन्ड एंड
एंड कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। ठीक है, इसके प्रॉपर वर्ड मीनिंग, ठीक है, जैसे इसमें मैंने लगाया और साथ ही के साथ पे सारे की सारे पोएटिक डिवाइसेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन नोट्स मैंने क्रिएट कर दिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जाकर चेक कर सकते हो। हम चलते हैं अगली पोएम पे जो है कीपिंग। अब शुरू करते हैं हम अपनी अगली पोएम जो है कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसको लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इनका नाम बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ बता दो। इस टाइटल का मतलब क्या है बिफोर यू रीड, पोएम पढ़ने से पहले हम समझ जाते हैं। द टाइटल कीपिंग क्वाइट सजेस्ट साइलेंस एंड स्टिलनेस। इस पोएम में पोएट हमें कहेंगे कि आप चुप रहो और 12 सेकंड के लिए इंट्रोस्पेक्ट करो, चुप रह के खुद की गलती पहचानो, मेडिटेट टाइप करो। द पोएम इज अबाउट टेकिंग अ पॉज फ्रॉम आवर बिजी लाइफ। वो कहते हैं कि अपनी बिजी लाइफ में से कुछ समय का पॉज लो टू रिफ्लेक्ट, अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, अदर्स एंड लिव पीसफुली विद नेचर। तो एक थीम मैंने आपको पोएम की स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब हम पोएम की लाइंस पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो वो कहते हैं अब हम सब 12 तक गिनती करेंगे और हम सब बिल्कुल स्टिल रहेंगे, यानी कि शांत रहेंगे, ना ही बोलेंगे हम। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो कहते हैं फॉर वंस, एक समय के लिए ही सही, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ऑन द फेस ऑफ अर्थ मतलब पूरी दुनिया, ठीक है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, वो कहते हैं किसी लैंग्वेज में नहीं बोलते, क्योंकि जैसे हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं ना तो डिफरेंसेस पता चलते हैं। ये हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, चाइनीज बोल रहा है, तो कोई लैंग्वेज नहीं बोलते, हम सब एक जैसे हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव्स आवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स को ज्यादा मूव नहीं करते। यहाँ आर्म्स का 2 मीनिंग है, एक अपनी बाजू कुछ हिलाओ मत, बिल्कुल सीधे ऐसे स्टिल हो जाओ। दूसरा वो कहते हैं आर्म्स होते हैं एम्यूनिशन, जो बम गोले चल रहे हैं ना वहाँ बैटल ग्राउंड पे, वॉर पे, वो भी बंद कर दो। तो दोनों का मतलब है उनका, यहाँ पे वो वॉर रोकने को भी कह रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं रुक जाओ। फिर वो क्या कहते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। और अब जब हम सब ऐसे शांत हो जाएंगे तो वो एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक मतलब है रेयर, अनयूजुअल, जो कभी नहीं होता है कि पूरी दुनिया रुक गई है, सोचो आप, ठीक है। विदाउट रश विदाउट इंजन, ये मोमेंट कैसा होगा, बिना किसी रश के, भागम भाग के, ठीक है। विदाउट इंजन्स, इंजन्स यहाँ पे क्या है, एक हमारी बाइक के, स्कूटी के, गाड़ी के इंजन और फैक्ट्रियों के इंजन सब बंद हो जाएंगे। कितनी पॉल्यूशन कम हो जाएगी ना जब सब बंद हो जाएगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और इसमें क्या होगा, हम सब इकट्ठे होंगे इस सडन स्ट्रेंजनेस में। ये जो एक अलग सी स्ट्रेंज वाइब होगी ना, इस सब में हम अलग होंगे। फिर वो आगे क्या कहते हैं, वो आगे कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब जब ये सडननेस होगी, स्ट्रेंजनेस होगी, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो फिशरमैन जो है ना, जो मछुआरे हैं, वो कोल्ड सी में जो वेल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब यहाँ पे इनका खाली मतलब फिशरमैन मछली पकड़ना बंद नहीं करेगा, ये तो है ही। दूसरा मीनिंग ये है कि हम नेचर को हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भागदौड़ हम अभी कर रहे हैं डेवलपमेंट के चक्कर में, नेचर कितना नुकसान आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स हमारे एक्सटेंट होने को तैयार है, वाटर पॉल्यूशन है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम नेचर को एक मोमेंट देंगे हील करने का, अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जो आदमी सॉल्ट गैदर कर रहा है जो है समुद्र के किनारे, वो अपने हाथों को देखेगा, क्योंकि जो लोग सॉल्ट गैदर करते हैं उनके हाथ गल जाते हैं बिल्कुल ही। तो वो कह रहे हैं कि वो उसको हील करने का, अपने जख्मों को मौका मिलेगा। और यहाँ पे इनका खाली मतलब मैन गैदरिंग सॉल्ट नहीं है, वो उनका हमारा मतलब है। जब हम कभी रुकेंगे ना और हम सोचेंगे यार हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, इतनी टेंशन में पड़े हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो अगर हम अपनी बेसी लाइफ में से कुछ मोमेंट खुद को भी देंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। दिस इज वॉट ही मीन्स, ठीक है। तो सिम्बॉलिक मीनिंग है इन दोनों का, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब वो बात करते हैं उन लोगों की जो ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स मतलब है वॉर अगेंस्ट नेचर, जो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉर्स विद गैस मतलब है केमिकल और न्यूक्लियर वॉर, ठीक है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यानी कि ये जो विक्ट्री तुम करते हो वॉर के बाद, इसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, कोई सर्वाइवर नहीं है। मैं कह रही हूँ 2 कंट्री का वॉर हुआ और मैं कह रही हूँ कंट्री ए जीत गई, तो क्या वो सच्ची में जीतती है? उसके सोल्जर शहीद नहीं होते, उसके यहाँ पे प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता, उसके यहाँ बच्चे के मम्मी पापा नहीं मरते, होते सिविलियन भी मरते हैं वॉर्स के अंदर। तो वो कह रहे कोई वॉर में विक्ट्री नहीं होती है, वॉर में बस डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो कुछ समय के लिए सही वॉर रोक दो। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, नए कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो। साफ कपड़ों से उनका मतलब है नई सोच लेकर आओ। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने ब्रदर्स के साथ चलो। ब्रदर्स किसको कह रहे हैं? वही लोग जो तुम्हारे दुश्मन है। तो भाईचारा बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो, कि डोंट जो है हेट अदर्स। ये जो कंट्रीज वॉर पे जा रही है, हेट मत करो, एक दूसरे से प्यार करो। एंड वॉक अबाउट इन द शेड डूइंग नथिंग। शेड मतलब पीस, सेफ्टी, कामनेस से है। ये नहीं कह रहे वो कि पेड़ के नीचे जाकर चले जाओ सारे दुश्मन, नहीं। वो कह रहे हैं कि पुरानी सोच बदलो, अपनी दुश्मनी खत्म करो और एक शेड में, एक सेफ्टी के माहौल में आप लोग रहो, ठीक है।
आगे वो कहते हैं वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब जो मैं ये कह रहा हूँ बिजी लाइफ छोड़ दो और खाली बैठ जाओ, मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ टोटल इनएक्टिव हो जाओ, ऐसे पड़े रहो आप अपना बेड के ऊपर और कुछ भी मत करो, ऐसे पड़े हो ऐसे स्टिल। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। लाइफ का तो मतलब ही चलते रहना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नो ट्रक मतलब क्या है, ट्रक विद डेथ मतलब मेरा एसोसिएशन यहाँ डेथ से नहीं है, मैं मरने को नहीं कह रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि अपनी लाइफ में खुद को ध्यान दो और नेचर को जो है हील होने का मौका दो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। अब आगे वो कहते हैं अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए, होता है ना ये भी करना है वो भी लाइफ में वो भी करना है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक सेकेंड के लिए ही सही कुछ ना करे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद दैट। तो क्या होगा, एक ह्यूज साइलेंस क्रिएट होगा जब हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है यार अभी कोई टेंशन नहीं ले रहे, आराम से बैठ जाओ, तो उस समय जो वो आराम से बैठोगे, जो वो साइलेंस होगा ना, इट विल इंटरप्ट द सैडनेस। जो आपकी लाइफ में एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन फीलिंग हो, आपको जो सैडनेस होती है ना, और जो आप खुद को कभी समझ में नहीं पाते हो और खुद को आपको लगता है क्या ही होगा मेरी लाइफ में, वो सब चीज़ों से आप उभर के आ पाओगे अगर आप खुद को कुछ टाइम दोगे। इवन ही इज टॉकिंग अबाउट कुछ लोग होते हैं वो अपनी लाइफ से इतना परेशान हो जाते हैं एंड दे थिंक अबाउट एंडिंग देमसेल्व्स, बहुत खुद को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। तो अगर आप खुद को समझने का मौका दोगे तो तब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत ही गहरा मीनिंग है लाइन्स का, दैट अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होंगे खाली आगे बढ़ने के लिए और कुछ समय के लिए सही खुद को टाइम देंगे खुद को हील होने का, तो इससे हमारी लाइफ में से सैडनेस भी खत्म होगी। आगे पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। वो कहते हैं अर्थ भी तो ऐसे ही करती है। अब अर्थ ऐसा कब करती है, अर्थ ऐसा करती है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में सब डेड दिखता है, पेड़ पे कोई पत्ते नहीं है, बट स्प्रिंग में सब खिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनका वर्ड मीनिंग लिख दिया है। लास्ट में वो कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कहते हैं अब मैं फिर से काउंट कर रहा हूँ 12 तक, अब आप चुप ही रहो और मैं जा रहा हूँ। और इस तरीके से उन्होंने हमें मेडिटेटिव स्टेट से बाहर निकाल दिया। तो क्या कहा हमारे पोएट ने हमें एक मैसेज दिया है कि हमें कभी कभी अपनी लाइफ में खुद को हील होने का टाइम देना चाहिए, नेचर को हील होने का टाइम देना चाहिए, एंड उन्होंने वॉर को रोकने की इसमें अपील की है। ठीक है, विद दिस ये पोएम कंप्लीट होती है। इस पोएम के पोएट का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और एक क्रक्स लिखो पोएम का, एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है पोएम में हमें क्या पता चला है। 5 लाइन लिखो पोएम में पढ़ के आपको क्या समझ में आया। ठीक है, जिसको मैं हार्ट दूंगी उसने सही लिखा है, जिसको हार्ट नहीं मिला मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पोएम पे जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सेकंड पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी। वो एक ब्रिटिश पोएट ने लिखी है जिनका नाम है जॉन कीट्स। जल्दी से इनका नाम लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट मतलब ये नहीं रोमांस कर रहे हैं ये, इनकी ज़्यादातर पोएम जो है वो नेचर के लव को लेकर है। तो चलो पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इन्होंने इसमें हमें बताया है अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस प्लेजर। वो कहते हैं इस पोएम में हमें कि जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं ना वो हमें प्लेजर देती हैं, पीस देती है और हैप्पीनेस देती है। सच थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग। ये ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपने पास संभाल के रखते हैं एंड इनकी ब्यूटी हमें कंफर्ट देती है और हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो वो ब्यूटीफुल चीज़, वो लाइफ में आपकी कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ हो सकती है जो आपको पसंद हो, तो आपको वो हमेशा लगेगी, अच्छी लगेगी। जैसे तुम्हारी फैमिली हमेशा अच्छी लगेगी ना, ऐसा थोड़ी कभी लड़ाई भी हो जाए घर वालों से तो वही अच्छे लगते हैं ना बाद में, वो हमें हमेशा जॉय देते हैं, हम हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं। तो एक ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो आपके साथ हमेशा रहती है, वो ये कहते हैं। अब हम जब पोएम पढ़ेंगे तो हमें 2 ब्यूटीफुल चीज़ें पता चलेंगे पोएट के अकॉर्डिंग। एक वो है नेचर और एक वो है बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ जो हमें इंस्पायर करती हैं। चलो पढ़ते हैं अपनी पोएम को। पोएम शुरू होती है, वो हमें कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यानी कि जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो हमें हमेशा वाला जॉय देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। लवलीनेस मतलब उसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ेगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कभी भी जीरो या डिसअपियर नहीं होगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। इनफैक्ट जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो हमारे लिए एक बावर मतलब होता है एक शेल्टर्ड प्लेस, जैसे पेड़ के नीचे की छाव, एक शेल्टर, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ब्यूटीफुल चीज़ हमें। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जब हमारी ब्यूटीफुल चीज़ हमारे पास होगी तो हमें रात को अच्छी नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जब लाइफ में कोई ब्यूटीफुल चीज़ हमारे साथ में होगी, ठीक है, इधर इट कुड बी अ गुड रिलेशनशिप और अच्छे लाइफ आपकी अच्छी चल रही हो तो ये चीज़ आपको बहुत पसंद हो और वो आपको मिल जाए, तो तब आपको एक सिक्योरिटी फील होगी, जैसे आप पेड़ के छाँव में ऐसे अच्छे से अच्छी वाइब में खड़े हो, अच्छी नींद आएगी, अच्छी ब्रीदिंग होगी, अच्छी हेल्थ होगी। ये वो कह रहे हैं। और सेकंड वो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हम नेचर के करीब रहेंगे तो हम ऐसा फील करेंगे। आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं वो, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो वो कहते हैं इसलिए रोज सुबह उठकर हम
रेथिंग करते हैं। रेथिंग मतलब होता है एक गार्लैंड बनाना, माला बनाने को कहते हैं हम। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब वो ये क्या हुआ मतलब इसका, तुम क्या सुबह उठ के माला बनाते हो? नहीं, लोग तो नहीं बनाते सुबह उठ के माला। यहाँ उनका मतलब ये है गुड मेमोरीज, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं, यही ब्यूटीफुल चीज़ हमारी फैमिली, ठीक है, ये सुंदर सा नेचर, इसे देख के हमें रोज़ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अपनी लाइफ को आगे जिएं। तो वो कहते हैं रोज़ सुबह हम उठते हैं एक नई उम्मीद से कि नया दिन शुरू करेंगे। वाई? क्योंकि भगवान जी ने हमें इतना अच्छा नेचर दिया। आप सुबह वो देखोगे सन को, चिड़िया देखोगे, अच्छा अच्छा पेड़ देखोगे, चाहे रात को आपका मूड खराब भी था तो सुबह उठ के अपने आप अच्छा हो जाता है कि चल यार एक नया दिन शुरू करते हैं। तो सुबह उठते ही हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं, उनकी एक गार्लैंड, उनकी एक माला बनाते हैं और अपने नए दिन को शुरू करते हैं। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग हियर। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। अब वो कहते हैं हाँ मुझे पता है दुनिया बहुत गंदी हो गई है आजकल, बहुत प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर। कहते हैं स्पाइट ऑफ, ये इंस्पाइट लिखना था बट इन्होंने इंस्पाइट नहीं लिखा, स्पाइट लिख दिया खाली। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब सैडनेस, कह रहे दुनिया में बहुत सैडनेस है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, इनह्यूमन डर्थ मतलब है लैक, बहुत कमी हो गई है नोबल नेचर्स की। हम कहते हैं ना दुनिया में अच्छे इंसान कम हो गए, कह रहे मैं मानता हूँ। ऑफ द ग्लूमी डेज, बहुत ही बुरे बुरे दिन देखते हैं लोग, ग्लूमी डेज मतलब दुख भरे दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, हमें ऐसा लगता है कि हमारा रास्ता बहुत डार्क है, डिप्रेसिंग है, समझ नहीं आ रहा आगे चल के लाइफ में क्या होगा। मेड फॉर आर सर्चिंग, हाँ बहुत प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर, कह रहे मैं मानता हूँ दुनिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। बट आगे वाली लाइन में वो क्या कहते हैं, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, येस आई एग्री, बहुत प्रॉब्लम है दुनिया में। इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, बट कुछ शेप ऑफ ब्यूटी ऐसी होगी जो मूव कर देगी पाल। पाल मतलब होता है ग्लूम और सैडनेस। कभी तुम्हें बहुत सैड फील हो रहा हो तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो पाल। तो वो कह रहे कुछ शेप ऑफ ब्यूटी होगी, कोई एक ऐसी अच्छी चीज होगी जो आपके मन के अंदर से सैडनेस निकाल देगी, एंड फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे डिप्रेस्ड माइंड के अंदर से वो सैडनेस बाहर निकाल देगी। अब वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेचर को कहना है। पता है कभी भी अगर बहुत सैड हो और एकदम से बारिश हो जाए तो हमारा मन ना हल्का सा हो जाता है, या आप बहुत सैड हो और आप एक माउंटेन ट्रिप पे चले जाओ रिफ्रेश करने के लिए खुद को, तो फर्क पड़ेगा ना मूड के ऊपर। वो यही कह रहे हैं यहाँ पे, दैट इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, दुख है, लोग अच्छे नहीं हैं, ग्लूमी डेज है, समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी इस दुनिया में है। कभी खुद को अकेला मत समझना, जो हमारे अंदर से हमारी सैडनेस और हमारे डिप्रेस माइंड को अच्छा कर सकती है। बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोएम है ये, मीनिंगफुल सी। अब वो हमें बताते हैं पोएट के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल चीज़ क्या है। तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं कह रही हूँ फैमिली है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। पोएट के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल चीज़ है सच एज द सन, वो कहते हैं सन है। कॉमेंट करो अब ये ब्यूटीफुल चीज़ है, सब बच्चों ने कॉमेंट करना है क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ हमारे पोएट ने कही। सच एज द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है, सन है, मून है, ट्री ओल्ड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जो ऐसे हमारे को शेल्टर देते हैं। फॉर सिंपल शीप, कह रहे सिंपल शीप भी ब्यूटीफुल है। सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, डैफोडिल्स जो जंगल में है, डैफोडिल येलो कलर का फूल होता है। एंड क्लियर रिल्स, जो वाटर की स्ट्रीम होती है ना, क्लियर क्लियर पानी की नहरें जंगल में, वो दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो हॉट सीजन के अंदर लोगों को अच्छा पानी देंगी, एक ठंडक का एहसास देंगी। जैसे आप जंगल में गए हो, बहुत गर्मी और वहाँ पे एक झरना जा रहा है, नहर जा रही है, तो यू विल फील हैप्पी ना, तो वही चीज़ वो कह रहे हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्रूम, और लास्ट में वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या कहते हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच का हिस्सा जहाँ बहुत सारी बुशेज हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं और उसमें लगे हैं मस्क रोज, ठीक है। मस्क रोज एक फूल होता है जिससे बहुत सारे परफ्यूम्स बनते हैं, एलिगेंट वाले, एक्सपेंसिव वाले, उसकी खुशबू है। तो वो है उनके अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी। तो क्या क्या कहा पोएट ने थिंग ऑफ ब्यूटी, वो मुझे एक बार कमेंट कर दो आप, ठीक है। देन वो कहते हैं एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दी हैव हर्ड और रेड। लास्ट में वो कहते हैं कौन है थिंग ऑफ ब्यूटी, ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर मतलब होता है ग्रेटनेस या रिस्पेक्ट, जो हमने इमेजिन की है माइटी डेड के लिए। माइटी डेड मतलब ग्रेट पीपल हु हैव डाइड, जो शहीद लोग हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और उनकी वो लवली टेल्स जो हमने सुनी है वो हमारी दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी है। यानी कि वो लोग जो हमें इंस्पायर करते हैं लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। वो इंस्पिरेशन आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई अगर हम बड़े इंडियन माने तो हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाया। कोई भी आप बड़े साइंटिस्ट मान सकते हो जिन्होंने लाइफ में हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करा हो, या आपकी कोई भी इंस्पिरेशन ऐसी हो जो अब नहीं रहे हो दुनिया में, उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि उन्होंने हमारे वर्ल्ड को इतना अच्छा बनाया, चाहे अब वो नहीं है बट उनकी स्टोरी पढ़ के हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उनकी बात ये करते हैं। तो दो चीज़ों को उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी कहा है, पहले नेचर को, दूसरा माइटी डेड को, यानी कि वो लोग जो शहीद हुए बट उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवेंस ड्रिंक, यानी कि वो कह रहे हैं अब ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें
चीज़ें हैं वो पता है हमें कहाँ से मिली है? ये एक एंडलेस फाउंटेन है, इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन है ये, जो हमें आया है हेवन से। इमॉर्टल ड्रिंक है ये, वो कहते हैं इमॉर्टल मतलब क्या हुआ? जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा जिंदा रहेगी, अमर है ये। भगवान जी ने हमारे लिए ये चीज़ें अमर, हम रहे ना रहे नेचर दोबारा हील हो जाएगा, ये सब चीज़ें हमेशा रहेंगी। ये सब कहाँ से आया है वो कह रहे हैं हमारे को, ये ब्यूटीफुल चीज़ है, ये अच्छे लोग जो हमारे यहाँ पे आए जिन्होंने अच्छे काम करे, वो सब हमें कहाँ से मिला है? हेवन की ब्रिंक से। ब्रिंक मतलब होता है एज, कोने से, तो ये हेवन से हमें मिला है। तो पोएट बिलीव्स कि गॉड ने हमारी दुनिया को इतना अच्छा बनाया है। तो विद दिस ये पोएम भी हमारी कंप्लीट हो गई विद ऑल द वर्ड मीनिंग्स। तो कितनी प्यारी सी पोएम थी, बस एक बार मेरी स्लाइड में से इसे रिवाइज कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम आईडी से। हम शुरू करते हैं अपनी अगली पोएम जो बहुत लेंदी है, रोड साइड स्टैंड, और बहुत डिफिकल्ट लगती है बच्चों को। अब नहीं लगेगी, मैं जल्दी से पढ़ा देती हूँ। सो कॉमेंट कर दो एक फायर इमोजी, बिकॉज हमें मोटिवेशन हाई रखना है, जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली पोएम। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम जो है आंट जेनिफर्स टाइगर। पहले ये पढ़ा रही हूँ, रोड साइड स्टैंड एंड में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसको लिखा है एंड्रीन रिच ने। लेट्स स्टडी। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। तो ये आंट जेनिफर मतलब एक आंटी है, उनका नाम है जेनिफर। वो क्या कर रही हैं गाइस? वो ना एक स्क्रीन है उनके हाथ में, यानी कि कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एक रिंग होता है, उसमें कपड़ा लग जाता है, उसमें नीडल से आप धागा डाल के कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, जिनको आता है वो करते हैं, ठीक है? तो वो क्या बना रही है? टाइगर बना रही हैं। तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। जो वो टाइगर बना रही है ऐसा लग रहा है प्रांस करे। प्रांस मतलब बहुत बोल्ड लाइवली होकर चल रहे हैं उस कपड़े के ऊपर। स्क्रीन क्या है? वो कपड़े के ऊपर। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। कैसे है वो? ब्राइट है, चमकते हुए। टोपैज होता है येलो कलर का एक सुंदर सा पत्थर, इतने चमकते हुए पत्थर येलो कलर के हैं वो। डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन मतलब होता है रहने वाले, जो क्रीचर जहाँ पे रहता है ना उसको कहते हैं डेनिजन है वो वहाँ का। कहाँ के रहने वाले हैं अब टाइगर? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, यानी कि फॉरेस्ट के हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और ये जो टाइगर है आंटी जो बना रही हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो काफ़ी फियरलेस दिख रहे हैं, मैजेस्टिक दिख रहे हैं। और वो मैन बीनीथ द ट्री को, यानी कि जो उनके ट्री के नीचे हंटर बैठा है ना, उसको हंट करने के लिए उनसे नहीं डरते। क्या टाइगर डरता है शिकारी से? वो नहीं डरता, ठीक है? दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टिनिटी। तो वो पेस मतलब होता है चल रहे हैं। स्लीक मतलब, यहाँ देखो, स्लीक मतलब मैंने यहाँ लिखा है स्मूथ एलिगेंट वे में, और शिवलरिक मतलब है बहुत ही ब्रेवली। सर्टिनिटी मतलब एक बिल्कुल सर्टिनिटी के साथ में टाइगर जब चलता है तो आसपास में डर के भाग जाओगे, कोई भी इंसान भी जानवर भी। ऐसे चल रहे हैं वो टाइगर उनकी स्क्रीन के ऊपर भी, इतना सुंदर उन्होंने बनाया है। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। बट हमारी जो आंट जेनिफर्स है उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लटरिंग मतलब कांप रही हैं। वूल जो वो जैसे वो ड्रॉ कर रही हैं उससे। फाइंडिंग इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और इवन वो जो पतली सी सुई है वो भी उनसे खिंच नहीं रही है, इतनी उनकी उंगलियां कांप रही। भाई ऐसा क्या हो गया? बहुत भारी थी क्या वो नीडल? नहीं। आंट जेनिफर का स्ट्रगल दिख रहा है। वो गाइस फिजिकली जो है परेशान नहीं है, वो मेंटली बहुत ज्यादा वीक है। तभी इस समय जब वो कढ़ाई भी कर रही हैं, कढ़ाई होता है एम्ब्रॉयडरी करना, तो उनकी फिंगर कांप रही हैं, ठीक है? अब क्यों कांप रही हैं? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आंटी की जो वेडिंग रिंग है ना, वो उन पे बहुत हैवी बर्डन पड़ी है। ये नहीं कि अंकल ने भाई बहुत ही करोड़ों की अंगूठी दिला दी है जिसकी बहुत काफ़ी कैरेट का डायमंड है और थक गया उनका हाथ। नहीं, वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, वो ऑप्रेस करते हैं उनको, इसलिए वो इतनी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर्ड है कि एक सुई धागा तक उनसे नहीं चल रहा है, काँप रहे हैं उनके हाथ। तो हर मैरिज इज़ ऑप्रेसिव। ये इतनी सी बात से वेडिंग बैंड जो है अंकल का हेविली है आंटी के हैंड पे, इससे हमने ये पता लगा लिया कि वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस मेल डोमिनेंस जो उनकी लाइफ में है आफ्टर द मैरिज, ठीक है? अब क्या होता है? व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। वो कह रहे हैं जब आंटी मर भी जाएंगी तो भी जब उनके हाथ आप देखोगे तो देख के पता चल जाएगा किसी डरी हुई औरत के हाथ है। स्टिल रिंग्ड विद द ओडील्स शी वाज मास्टर्ड बाय। स्टिल वो घिरे रहेंगे, रिंग्ड मतलब है घिरे रहेंगे, ऑडियल्स मतलब बुरे एक्सपीरियंस से जो उन्हें मास्टर करते थे। मास्टर कौन करता था उनको? अंकल करते थे ना। मरने के बाद भी कहेंगे तो यही फलाने की वाइफ है ये, ठीक है? जो भी उनके हस्बैंड का नाम होगा, अंगूठी अभी भी होगी, कल को सब उनसे वो कह रहे हैं मौत के बाद भी छुटकारा नहीं मिलेगा उन्हें। तो इवन इन डेड आंट जेनिफर्स हैंड विल शो द स्ट्रगल शी एंड्योर्ड इन लाइफ। तो मरने के बाद भी उनके हाथ अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये खुश नहीं थी अपनी लाइफ में, कितने स्ट्रगल इन्होंने देखे हैं, ठीक है जी? आगे पढ़ते हैं। बट यहाँ बट नहीं लगाया, पोएट ने लगाना चाहिए था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। बट वो टाइगर जो उन्होंने बनाए थे उस पैनल पे उस दिन, वो वाइट कपड़े पे, विल गो ऑन प्रांसिंग। प्रांसिंग मतलब है वो चलते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड। और वो है रियल आंट जेनिफर। जो टाइगर उन्होंने बनाए थे वो उनकी मन की असली आवाज़ है, उन्हें ऐसा जीना था जैसे टाइगर जीते हैं, बट बिकॉज ऑफ द अंकल वो तो नहीं जी पाई। तो इन
In contrast to Aunt Jennifer, her tiger remains free, strong and fearless. They represent the courage and vitality that Aunt Jennifer herself could not express in her life. तो वो टाइगर कौन है? वो आंटी का ही तो एक रूप है जो वो चाहती थी कि जिस हिसाब से वो जिए. तो the poet contrasts Aunt Jennifer's oppressed life with the fearless freedom of the tiger she creates. It explores the theme of female oppression, marital domination, जो शादी में डोमिनेशन होती है, and liberating the power of art. ठीक है, तो ये कुछ थीम्स भी मैंने बता दी है. तो आप अगली पोएम पढ़ते हैं जल्दी से, जो है रोड साइड स्टैंड. गाइस, तो अब पढ़ते हैं अपनी अगली पोएम जो है रोड साइड स्टैंड, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस पोएट है जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है और उसमें से एक काफ़ी अच्छी पोएम ये है रोड साइड स्टैंड. इट इज़ अ स्मॉल स्टैंड बिसाइड द रोड वेयर विलेजर्स सेल लोकल प्रोडक्ट्स. तो आज हम एक ऐसी छोटी सी दुकान के बारे में पढ़ेंगे, एक स्टैंड के बारे में पढ़ेंगे जो गाँव के लोगों ने लगाया हाईवे पे. ठीक है, कि आसपास से सिटी के जाते हुए लोग कुछ खरीद ले. इट रिफ्लेक्ट्स हार्डशिप, होप्स एंड सिंपल ड्रीम्स ऑफ पुअर रूरल पीपल. ये पोएम हमें दिखाएगा कि वो लोगों की लाइफ कितनी टफ है और कि वो भी चाहते हैं कि थोड़ी सी उनकी कमाई हो जाए, बट जो है उनकी होप्स कितनी हाई रहती है. वो भी चाहते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ जो है वो जी पाए और उसके लिए वो मेहनत करने को तैयार है, बट फिर भी उसका जो रिजल्ट है वो उन्हें नहीं मिल रहा है. ये हम पढ़ने वाले हैं. चलो पढ़ते हैं. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. वो क्या कहते हैं, अब पोएम की वर्डिंग पे ध्यान दो. लिटिल ओल्ड हाउस, एक पुराना सा छोटा सा घर है, उसके बाहर एक नया शेड डाला है, उन्होंने मेहनत करी है. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड. कहाँ पे है? रोड के बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल फ्रंट में, जहाँ से ट्रैफिक स्पेड मतलब ट्रैफिक जल्दीबाजी में निकल के जाता है. वर्ड मीनिंग ये रहे, सिंपल से रीड कर लो, कुछ नहीं है. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. और वो जो रोड साइड स्टैंड है ना, वो पैथेटिकली मतलब उसे देख के तरस आ जाएगा तुम्हें स्टैंड को देख के कि वो भी तुमसे कह रहा हो यार कुछ खरीद लो आके. ठीक है, प्लेड मतलब होता है प्लीज करना, ऐसा आपको लगेगा वो स्टैंड भी कह रहा है यार कुछ खरीद लो. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर डोल ऑफ ब्रेड, बट ये फेयर नहीं होगा कहने के लिए कि वो डोल ऑफ ब्रेड मांग रहे हैं. डोल ऑफ ब्रेड मतलब होता है चैरिटी, भीख नहीं मांग रहे हैं वो. दे आर डूइंग अ बिजनेस, दे आर जस्ट सेइंग दैट आप आके हमारे से कुछ खरीद लो. बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. तो वो भीख नहीं मांग रहे हैं, दे आर डिमांडिंग सम मनी, वो कैश जिसका फ्लो, जिस मनी का फ्लो सपोर्ट करता है फ्लावर ऑफ सिटीज़ को. फ्लावर ऑफ सिटीज़ मतलब हम सिटी के लोगों को, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, हमें मुरझाने से बचाता है. सिटी के लोगों पे थोड़ा ज़्यादा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है ना उनका, अच्छा पैसा कमा लेते हैं. तो जैसे सिटी के लोग खुश रहते हैं उस पैसे से, ये लोग भी चाह रहे हैं वो पैसा थोड़ा हमारे पास भी आ जाए, हम भी खुश रह लेंगे. तो पहला स्टैंजा हो गया कंप्लीट. आगे चलते हैं. द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड. बट यार कोई रुकता ही नहीं है. पॉलिश ट्रैफिक मतलब हुआ रिच वेल ड्रेस सिटी पीपल, और उनकी चमचमाती गाड़ियाँ, कोई रुकता ही नहीं है. माइंड अहेड मतलब बिना उन पे ध्यान दिए आगे भाग जाते हैं. और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, और अगर कोई एक मिनट को रुक भी जाए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, देन वो इरिटेट हो जाते हैं. भाई क्यों इरिटेट होते हैं? मैं तो नहीं होंगी जाऊँगी तो, बट हाँ कुछ ऐसे लोग होते भी हैं दुनिया के अंदर. क्या? शहर के लोग. कौन से वाले लोग? जो हमारे पोएट ने बताए हैं कि वो ना उनके रोड साइड स्टैंड को देखकर चिढ़ जाते हैं. क्यों चिढ़ते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, कि तुम्हारी इस घटिया से पेंट ने लैंडस्केप, जो सीनरी, जो ब्यूटीफुल पहाड़ वहाड़ दिख रहा है यहाँ हाईवे पे से, वो उसको खराब कर दिया है. ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और जो ये नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन का साइन इन्होंने टेढ़ा लगा दिया है, हो गया अपने आप टेढ़ा हो गया हो या हो गया उन्होंने लगाया जो भी है, तो वो गुस्सा होते हैं कि क्या लोग हैं ये, ढंग से साइन भी नहीं लगा सकते ऐसे. ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स. इनफैक्ट उनके जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, कि वो जो बेरीज उन्होंने वाइल्ड जो है अपनी लकड़ी की बास्केट्स में रखी है, उनको भी देख के चढ़ते हैं कितनी घटिया क्वालिटी की चीज़ें ये बेच रहे हैं. और क्रुकेड नेक गोल्डन स्क्वाश. क्रुकेड नेक मतलब क्रुकेड मतलब होता है थोड़ा टेढ़ा, और नेक्ड मतलब गर्दन. गोल्डन स्क्वाश, तो स्क्वाश होता है, आपने वो देखा है घिया जो घर पे बनता है, हमारा मन नहीं करता खाने का, लौकी जो भी आप उसे कहते हो अपनी लैंग्वेज में, गार्ड कहते हैं उसे. तो ये गोल्डन स्क्वाश जो होता है ना, ये उसी की फैमिली को बिलोंग करता है. एक ऐसा टेढ़ा सा गोल्डन सा कलर का ये सब्जी होती है. तो वो उसको भी देख के कहते हैं कितनी बेकार क्वालिटी की सब्जियाँ बेच रहे हैं ये, विद सिल्वर वार्ट्स, जिसपे सिल्वर कलर के धब्बे हैं. ठीक है, तो इसलिए उन्हें इरिटेशन होती है कि बेरीज भी बेकार है, इनकी तो सब्जी भी बेकार है, ऊपर से पेंट भी गंदा, ऊपर से साइंस भी गंदे हैं, ऐसे बोलते हैं लोग. देखो, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर कोई उनके आँख पे पेंटिंग रखी हो या आसपास का इलाका देख रहे हैं, तो हर चीज़ को देख के वो इरिटेट होते रहते हैं कि ये लोग तो ख़राब कर रहे हैं माहौल को. अब वो कहते हैं यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग. अब ये बात बोली है मेरे हिसाब से तो विलेज के लोगों ने, जब वो ऐसे उनको कह रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं कि ये क्यों करा वो क्यों करा, तो विलेज के लोग भी कहते हैं यू हैव द मनी, ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अगर तुम्हें मीन होना है कि हमारी चीज़ों को गंदा कह रहे हो, कीप योर मनी,
रहने दो, अपना पैसा अपने पास रखो। दिस क्रॉसली मतलब होता है गुस्से में किसी बात का कहना, एंड गो अलॉन्ग, गुस्से में कहते हैं वो भी, ठीक है जाओ मत खरीदो कुछ, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं आप। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माय कंप्लेंट। अब ये लाइन कहते हैं हमारे पोएट आते हैं, अब हमारे रोड साइड स्टैंड के लोग का साइड लेंगे, कहते हैं हर्ट टू द सीनरी मेरी कंप्लेंट है कि सीनरी खराब हो रही है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। बल्कि मुझे तो ये बुरा लग रहा है जो ट्रस्टिंग सॉरो, जो इनोसेंट सैडनेस जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करे। कौन सी सैडनेस? रोड साइड स्टैंड के लोगों की सैडनेस, जो पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई आएगा कुछ खरीद ले जाएगा, कोई आता ही नहीं है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अ रोड साइड स्टैंड, ये कौन कह रहा है? रोड साइड स्टैंड के लोग, हमने ये रोड साइड स्टैंड खोला है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम भी चाहते हैं कि हमें भी शहर में थोड़ा पैसा मिले, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, और हम ट्राई करना चाहते हैं कि वो हमारी बीइंग एक्सपैंड करे, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करे, हमारी इनकम बढ़ाए, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें वैसी जिंदगी दे जो मूविंग पिक्चर यानी कि जो पिक्चरें मूवीज फिल्म्स दिखाती हैं, देखा ना मूवीज में कैसे दिखाते, गरीब है कोई इंसान, उसने मेहनत करी, बिजनेस खोला, वो बहुत पॉपुलर हो गया, सक्सेसफुल हो गया, लाइफ सेट हो गई, बट असलियत में बहुत स्ट्रगल होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें भी वो लाइफ चाहिए जो पिक्चर्स में दिखाते हैं, एंड दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फॉर अस, और जो पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट हमारे से दूर रख रही है, और पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी कि वो इन गरीब लोगों की मदद करे, बट वो तो नहीं करते ना, तो आज वो खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्टैंड लगाया है पैसा कमाने के लिए, बट लोग तब भी उनसे कुछ नहीं खरीद रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। इट इज इन द न्यूज़ दैट, अब इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सबसे डिफिकल्ट पैरा है इस पोएम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके वर्ड मीनिंग बट बाद में पढ़ लेना, मैं समझा दूं आपको। इट इज इन द न्यूज़ दैट ऑल दीस पिटिफुल किंग, पिटिफुल मतलब होता है तरस खाने वाले, किंग मतलब होता है पूरी की पूरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली को खाया जाता है, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गाइडेड, इन सबको इकट्ठा लाया जाएगा, मर्सीफुली इन पे तरस खा के नहीं कैद करा जाएगा इन सब गांव वालों को, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर। तो भैया मीडिया में बात चल रही है कि इन लोगों को तो इकट्ठा करेंगे और इनको अच्छे से गांव में रखेंगे जहां पे थिएटर है और बड़े बड़े स्टोर है, वेयर दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पे इनको अपने बारे में सोचना नहीं होगा। तो ये ना बड़े बड़े वाले पॉलिटिशियन करते हैं वोट आने से पहले, जब इलेक्शन आते हैं ना उससे पहले लोगों को बता देते हैं कि वो करेंगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, कैसा गांव बना देंगे, आराम से रहना, पिक्चर देखना, स्टोर होगा, खाली बैठना पूरे दिन, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, ठीक है। व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइफ एनफोर्सिंग बेनिफिट। अब ये सब बातें कौन कर रहे हैं? ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी कौन हुए? लालची। गुड डूअर्स मतलब जो दिखावा कर रहे हैं अच्छे होने का, गुड डूअर्स मतलब अच्छे होने का दिखावा करने वाले, बेनिफिशिएंट मतलब अपना मतलब निकालने वाले, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब हुआ शिकारी, बीस्ट ऑफ प्रे कौन होता है? शिकारी, जैसे लायन इज बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। स्वाम ओवर देयर लाइफ, स्वाम मतलब जैसे मक्खियों का झुंड आपके सर पे मंडरा रहा हो, उनके सर पे मंडराते हैं ओवर देयर लाइफ एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट, इनका बेनिफिट क्या बिना झूठे वादे करो, ये वर्ड फिर तुम लाओ, ठीक है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विच, और इतने बड़े बड़े वादे करते हैं दैट सूट देम आउट ऑफ देयर विच, जो उनका दिमाग खराब कर देता है, वो गरीब लोगों को सच्ची लगने लगता है हां हमारी मदद कोई करने वाला, हम ऐसे घर में रहेंगे, जगह पे रहेंगे, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और फिर इतने बड़े बड़े वादे करके आराम से सो जाओ, वो खुद सो जाते हैं, बाद में वो ढलने के बाद कोई वादा पूरा नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट इन एंशिएंट वे, और फिर उनकी रातों की नींद उड़ा देते हैं, ठीक है। उन्हें इतना आलस करना सिखा दिया मेहनती गांव वाले को, बैठ जाओ लेटे रहो, उनको तो फिर उनकी रात की नींद ही खराब हो गई, ठीक है। उनका भी लाइफस्टाइल बिगड़ गया, ऊपर से जब आपको कोई वादा पूरा ना हुआ और आपको बुरा लगेगा तो आपको तो नींद नहीं आएगी ना, तो दोनों मतलब आप समझ सकते हो कि इनको झूठे वादे करें, उनके वादे पूरे नहीं करे, और बाद में जो है उनकी कोई भी डिमांड्स पूरी नहीं करी, तो कहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा यही पैराग्राफ है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसके वर्ड मीनिंग यहाँ पे देख लो, ठीक है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, अब आ गया तुम तो पढ़ा गए, कभी मुझे लगता है मैं खुद ही नहीं झेल पा रहा हूं, बेयर मतलब झेलना, तो थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन मतलब कह रही है इतनी डिजायर है, क्या डिजायर है? रोड साइड स्टैंड लोग डिजायर कोई आगे कुछ खरीद ले जो वेन में है, वेन में मतलब विदाउट सक्सेस है, जैसे आप मांग लो अपने घर वाले से यार मोबाइल दिला दो, नहीं मांग रहे तो वेस्ट आ गई ना, ये कि वो लोग वहां बैठे हैं कि कोई कुछ खरीदे कोई नहीं रुकता है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, वो कह रहे हैं उस विंडो के बाहर सैडनेस लर्क कर रही है, यानी कि छुपके भाई बहुत ही मायूसी है उसके स्टैंड के बाहर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो सारे के सारे लोग वहां बैठ के प्रेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वहां पे लोग प्रे कर रहे हैं, कौन प्रे कर रहा है? रोड साइड स्टैंड लोग कि कोई आके कुछ खरीद ले, क्या प्रे करते हैं वो? फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कि कोई ब्रेक रोक के अपनी गाड़ी रोक ले, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, उन 1000 सेल्फिश कार में से काश कोई एक रुक जाए, जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट फार्मर प्राइस आर, क्या प्रे करते हैं वो कि इतनी गाड़ी में से कोई एक गाड़ी रोक के हमारे फार्मर के प्राइस पूछ ले कि हां हम लोग कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। एंड वन डिड स्टॉप, ओ भैया कि रुक गई गाड़ी देखो, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, बट हां ज्यादा खुश मत हो, उन्होंने यू टर्न मारा, उनकी घास खराब कर दी, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, तो अगर कोई रुकता भी है ना तो वो यू टर्न मारने के लिए उनके यार्ड में से, एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वाज फाउंड, और कोई रोके पूछता है वो रास्ता कहां जा रहा है, जैसे हम पूछते थे गूगल पे नहीं आता हमें कई बार, एंड अनदर टू आस्क दे कुड सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और बाकी लोग पूछते हैं आपके पास गैस है, गैस मतलब पेट्रोल है, ठीक है। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नॉट डिड सी, दिस क्रॉसली मतलब मतलब पोएट को गुस्सा आ गया, तुम्हें दिख नहीं रहा, इसलिए बेकार करती तुम सब्जी बेचते, तुम्हें लग रहा है पेट्रोल बेचेंगे गैस बेचेंगे, दिख नहीं रहा क्यों पूछ रहे हो, पोएट को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं नो इन कंट्री मनी, नो जो ये विलेज का पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो विलेज में इनकी कमाई हो रही है, द रिक्वेस्टेड लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, जो एक लाइफ को इतना पैसा चाहिए ना जिंदगी जीने के लिए कभी नहीं मिलता है, सो द वॉइसेस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही दिस कंट्री की वॉइस मतलब विलेज के लोगों की वॉइस कंप्लेन करती है। आई कांट हेल्प गोइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कहते हैं मैं तो सोच के मुझे लगता है कि कितनी ग्रेट रिलीफ होगी तो पुट दीस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब ये क्या बात बोली पोएट ने कि एक स्ट्रोक में इनका पेन खत्म कर दो, वन स्ट्रोक मतलब है इंस्टेंटली। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मार दो, यस ही इज टॉकिंग अबाउट किलिंग देम ऑल, ये भाई वैसे तो इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, बेचारे बहुत बुरी जिंदगी जी रहे हैं, तो अच्छा मार दो, जान से मार दो, ऐसा बोलते हैं पोएट एकदम से। बट देन वो कहते हैं एंड द नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इनटू सिन, यानी कि अगले दिन मुझे होश आता है कि कितनी पागलों वाली बातें कर रहा था। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू कम टू मी, मैं सोच रहा हूं ऐसा मुझे अच्छा लगेगा क्या अगर आप लोग मेरे पास आओ एंड ऑफर मी टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माय पेन, अगर आप मुझे मेरे पेन से बाहर निकालने की मर्सी करें, मतलब मानने की मुझे बात करो, यानी कि जो उन्होंने कहा ना कि इनकी जिंदगी खराब है तो इन्हें जान से मार दो, तो फिर वो कहता है अगले दिन मुझे बुरा लगा, मैंने गलत कहा, अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, अगर तुम मुझे बोलोगे तो हम तुम्हें मार देते तुम्हारी लाइफ बिगाड़ तो अच्छा लगेगा नहीं ना, तो नहीं, ये बात कहते हैं कि वो गलत है। इनफैक्ट हमें कुछ अच्छा करना चाहिए रोड साइड स्टैंड के लोगों के लिए, हमेशा उनसे कुछ ना कुछ खरीदते रहना चाहिए, जब भी हम चाहें तो उनकी हेल्प होगी। तो इसी पॉइंट हमारी कंप्लीट होती है, काफी लेंथी पॉइंट है, बट दोबारा रिवाइंड करके इसको देख लेना, और मेरे नोट से जब इसको रिवाइज करोगे तो बहुत इजी लगेगा, एक समरी बना के मैंने दे दिया है, पोएटिक वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। चलिए चलो बढ़ते हैं अगली पोएम, लास्ट पोएम जो है आर्ट जेनिफर्स टाइगर।